अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट्स। तो पहले लेक्चर में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है एंटीजन प्रोसेसिंग के बारे में। ओके, तो हमने जो पहले लेक्चर है उसमें हमने एमएचसी के बारे में देखा, क्या होते हैं एमएचसी मॉलिक्यूल्स। देन उसके बाद हमने थोड़ा सा एंडोजिनस और एक्सोजिनस के बारे में थोड़ा सा बताया कि एक्सोजिनस पाथवे कैसे होता है, एंडोजिनस पाथवे कैसे होता है। ओके, किस तरीके से जो एंटीजन्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो आज हम पढ़ेंगे उसी एंटीजन प्रेजेंटेशन के बारे में थोड़ा सा डीप। ओके, तो एंटीजन प्रोसेसिंग होता क्या है, देखो यहाँ पे प्रोटियोलिटिक क्लीवेज ऑफ प्रोटीन बाय एंजाइम्स into small fragments and their association with MHC molecule by the antigen presenting cells. This is an active process requiring energy. तो कुछ प्रोटीन्स रहते हैं हमारे सेल्स में, जब उनका क्लीवेज होता है, प्रोटियोलिटिक क्लीवेज बाय सम एंजाइम्स जैसे कि प्रोटीएजेस है। ओके, तो वो एंजाइम जो प्रोटीन को क्लीव करता है, जब वो एंजाइम्स प्रोटीन को क्लीव करेंगे तो जो प्रोटीन है, आपको पता है प्रोटीन किससे बना है, प्रोटीन पेप्टाइड से बना है। पेप्टाइड मीन्स अमीनो एसिड से। ठीक है, जब अमीनो एसिड्स एक के पीछे एक जुड़ते जाएंगे तो आपका प्रोटीन फॉर्म होगा या आपका पेप्टाइड फॉर्म होगा। ओके, क्योंकि अमीनो एसिड्स के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड्स बोलते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, आपको पता है, अगर हम ग्लाइकोजन की बात करेंगे तो ग्लाइकोजन ग्लूकोज से बना है। वैसे ही जो प्रोटीन्स का जो बेसिक यूनिट है, प्रोटीन किस तरीके से बनता है, तो जो बेसिक यूनिट है प्रोटीन का दैट इज़ द अमीनो एसिड्स। तो अमीनो एसिड्स दूसरे अमीनो एसिड्स के साथ जुड़ते जाते हैं और दे विल फॉर्म अ लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड्स एंड द बॉन्ड बिटवीन द अमीनो एसिड इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। ओके, फिर ये जो पेप्टाइड यहाँ पे फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम प्राइमरी पेप्टाइड बोलते हैं। देन उसके बाद वो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स अटेन करता है, जैसे कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर अटेन करता है बीटा प्लेटेड, अल्फा हेलिकल, बीटा हेलिकल। देन उसके बाद टर्शरी स्ट्रक्चर वो गेन करता है। देन मॉडिफिकेशंस होते हैं, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स वो अटेन करते हैं, मिथाइलेशन होता है, एसिटाइलेशन होता है, एंड डिफरेंट डिफरेंट वहाँ पे ग्लाइकोसाइलेशन होता है। ओके, लाइपोसाइलेशन होता है, लिपिड्स ऐड होते हैं, ग्लूकोज ऐड होते हैं, शुगर मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं। ओके, तो जो बेसिक है दैट इज़ द अमीनो एसिड। ओके, तो जब इन प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन होगा, ओके, जब प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन होगा तो वो पेप्टाइड्स फॉर्म करते हैं। ओके, तो ये जो एंटीजन प्रोसेसिंग है और एंटीजन प्रेजेंटेशन। ओके, तो एंटीजन प्रोसेसिंग में क्या होता है, प्रोसेसिंग में जो प्रोटीन है पहले उसको स्मॉल स्मॉल फ्रैगमेंट्स में उसको काटा जाता है, या वी कैन सिंपली से दैट द प्रोटीन इज डिग्रेडेड इनटू स्मॉल पेप्टाइड मॉलिक्यूल, दैट इज पेप्टाइड फ्रॉम 8 to 10 अमीनो एसिड जिसमें प्रेजेंट होगा। ओके, देन वो जो पेप्टाइड्स है 8 से 10 अमीनो एसिड जिसमें प्रेजेंट होगा, व्हेन दीज पेप्टाइड्स अटैच विद द एमएचसी मॉलिक्यूल्स, तो ये जो पेप्टाइड्स है वो एमएचसी मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीजन प्रोसेसिंग बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे एनर्जी कंज्यूम होती है क्योंकि इट्स अ वेरी एनर्जेटिक या एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस, क्योंकि पेप्टाइड्स का ब्रेक डाउन करना, पेप्टाइड्स को ब्रेक करना, इट्स अ वेरी एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस। ओके, वहाँ पे प्रोटियोजोम्स लगते हैं, प्रोटियोजोम्स एटीपी यूज़ करते हैं ताकि पेप्टाइड्स को या प्रोटीन्स को छोटे छोटे पेप्टाइड्स में ब्रेक डाउन करे। ओके, सो एंटीजन प्रोसेसिंग में ये होता है, फिर पेप्टाइड जब ब्रेक डाउन हो जाएंगे तो वो पेप्टाइड्स एमएचसी मॉलिक्यूल पे जाके अटैच हो जाएगा। जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि दो टाइप्स के एमएचसी मॉलिक्यूल्स होते हैं, एमएचसी वन एंड एमएचसी सेकेंड। ओके, तो वो डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का एंटीजन है या वो किस टाइप का पेप्टाइड्स है, वो एंडोजिनस पेप्टाइड है या एक्सोजिनस पेप्टाइड है, या वो किस टाइप का एमएचसी मॉलिक्यूल है, एमएचसी वन है या एमएचसी सेकेंड है। ओके, तो जो एमएचसी वन है नॉर्मली इट शोज एंडोजिनस पाथवे, अगर हम एमएचसी सेकेंड की बात करेंगे तो वो एक्सोजिनस पाथवे शो करता है। तो ये हो गया एंटीजन प्रोसेसिंग में। देन उसके बाद एंटीजन प्रेजेंटेशन। अब देखो ये प्रोसेसिंग हो गया, प्रोटीन्स ब्रेकडाउन हो गए,
छोटे छोटे पेप्टाइड्स में, तो ये जो प्रोटीन है अब एमएचसी के साथ अटैच होने के बाद ये एमएचसी उन पेप्टाइड्स को या उन छोटे प्रोटीन फ्रैगमेंट्स को फिर सेल के ऊपर या सेल के मेम्ब्रेन पर उसको एक्सप्रेस करता है टू डिफरेंट टी सेल्स। ठीक है, तो अगर हम एमएचसी क्लास 1 की बात करेंगे तो वो अलग टी सेल्स को ये जो एंटीजन है या जिसको हम पेप्टाइड बोलेंगे, पेप्टाइड को प्रेजेंट करता है। ओके, या अगर हम क्लास सेकंड एमएचसी की बात करेंगे तो वो डिफरेंट जो टी सेल्स है उनको पेप्टाइड प्रेजेंट करता है। ओके, सो दैट इज द एंटीजन प्रेजेंटेशन। तो एंटीजन प्रोसेसिंग पाथवे दो टाइप्स के होते हैं, एक एंडोजिनस पाथवे और एक्सोजिनस पाथवे। एंडोजिनस पाथवे में मेनली एंडोजिनस जो एंटीजन्स है या एंडोजिनस जो प्रोटीन्स है उनको प्रेजेंट किया जाता है सेल सरफेस पे, और एक्सोजिनस पाथवे में जो एक्सोजिनस एंटीजन्स हैं या एक्सोजिनस प्रोटीन्स है उनको प्रेजेंट किया जाता है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। ओके, तो ये दो तरीक़ों से क्या होता है, इन दो तरीक़ों से जो सेल्स है वो एमएचसी मॉलिक्यूल्स पे एंटीजन्स को बाइंड करके प्रेजेंट करता है। ओके, बट हमने ऑलरेडी कहा कि हमारे पास मेनली जो मेन दो टाइप्स के हैं दैट इज़ द एमएचसी 1 और एमएचसी क्लास 2। तो यहाँ पे जो एंटीजन प्रेजेंट होते हैं इनके साथ बाइंड होके वो जो तरीका है वो दोनों अलग तरीके से करते हैं। ओके, तो जो एंडोजिनस प्रोटीन्स हैं या एंडोजिनस एंटीजन्स है वो अलग तरीके से प्रेजेंट होते हैं, और जो एक्सोजिनस प्रोटीन्स हैं जो बाहर से आते हैं जो प्रोटीन सेल के अंदर उनको अलग तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। तो पहले हम देखेंगे कि जो एंडोजिनस प्रोटीन्स क्या होते हैं और एक्सोजिनस प्रोटीन्स क्या होते हैं। तो एक्सोजिनस या एंडोजिनस, पहले हम एंडोजिनस बार प्रोटीन की बात करेंगे। तो एंडोजिनस प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स होते हैं जो सेल के अंदर फॉर्म होते हैं एंड उनको प्रोसेस कहाँ किया जाता है, साइटोसोल में किया जाता है या सिक्रेटरी वेसिकल्स में उनका प्रोसेसिंग होता है, एंड उन प्रोटीन्स को प्रेजेंट किया जाता है कौन से एमएचसी क्लास पे, दैट इज़ द क्लास एमएचसी फर्स्ट। ठीक है, तो एमएचसी फर्स्ट क्लास पे उनको प्रेजेंट किया जाता है। प्रेजेंट करने के बाद वो किसको एंटीजन प्रेजेंट करते हैं, दे प्रेजेंट एंटीजन टू द टी साइटोटॉक्सिक सेल। ठीक है, जिसके ऊपर CD8 रिसेप्टर प्रेजेंट रहता है, क्योंकि हमने ऑलरेडी एमएचसी क्लास 1 की बात की थी कि जो बीटा 2 माइक्रोग्लोबिन है, ठीक है, उसके अपोजिट पे आपने एक देखा होगा अल्फा 3 विच इज़ द बाइंडिंग साइट फॉर CD8 रिसेप्टर, जो CD8 रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो एमएचसी क्लास 1 मॉलिक्यूल है अगर उस पर एंटीजन बाइंड होगा या उस पर अगर प्रोटीन बाइंड होगा, मेनली कौन सा प्रोटीन बाइंड होगा, एंडोजिनस जो सेल के अंदर फॉर्म होते हैं। ओके, तो वो प्रोटीन बाइंड होके फिर वो प्रोटीन एमएचसी क्लास 1 पे बाइंड होगा, एंड बाइंड होने के बाद वो एमएचसी उन प्रोटीन को प्रेजेंट करेगा किसको, टी साइटोटॉक्सिक सेल को। ठीक है, दैट इज टीसी सेल्स विच हैज़ द रिसेप्टर दैट इज द CD8 रिसेप्टर। ओके, देन उसके बाद हम बात करेंगे दूसरा दैट इज द एक्सोजीनस प्रोटीन्स की बात करेंगे। तो एक्सोजीनस प्रोटीन्स आर प्रोसेस्ड इन एंडोसोम एंड प्रेजेंटेड ऑन क्लास सेकंड एमएचसी मॉलिक्यूल टू CD4 टी सेल्स। ओके, तो जो ये क्लास एक्सोजीनस प्रोटीन्स है वो सेल के अंदर फॉर्म नहीं होते हैं, वो सेल के बाहर से आते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस। ठीक है, फेगोसाइटोसिस के थ्रू वो सेल के अंदर पहले डाइजेस्ट होंगे, डाइजेस्ट होने के बाद एंडोजोम्स में उनको प्रोसेस किया जाता है, साइटोसोल में इनका प्रोसेसिंग नहीं होता है। देन जब प्रोसेसिंग होने के बाद फिर जब ये पेप्टाइड्स में ये जो एक्सोजीनस प्रोटीन ब्रेक डाउन हो जाएंगे तो वो पेप्टाइड्स बाइंड होगा किसके साथ, क्लास 1 एमएचसी के साथ, सॉरी क्लास सेकंड एमएचसी मॉलिक्यूल के साथ। यहाँ पे देखो क्लास सेकंड एमएचसी मॉलिक्यूल के साथ। देन क्लास सेकंड एमएचसी मॉलिक्यूल पे ये बाइंड होके ये जो प्रोटीन है इसको प्रेजेंट किया जाएगा किसको, CD4 टी सेल्स को, दैट इज टी हेल्पर सेल्स। ओके, टी हेल्पर सेल्स को प्रेजेंट किया जाएगा ये एक्सोजीनस प्रोटीन। तो प्रेजेंट कौन करेगा, एमएचसी मॉलिक्यूल सेकेंड। ओके, टी साइटोटॉक्सिक सेल को प्रेजेंट करता है क्लास 1 एमएचसी, और टी हेल्पर सेल को प्रेजेंट करता है क्लास सेकेंड एमएचसी मॉलिक्यूल। ओके, तो ये
एक डिफरेंस आप दिमाग में डाल दो, ठीक है। और साथ साथ में MHC वन मॉलिक्यूल पे हमेशा एंडोजिनस प्रोटीन बाइंड होता है, और क्लास सेकंड MHC मॉलिक्यूल पे हमेशा एक्सोजिनस प्रोटीन्स आके बाइंड होंगे, ठीक है। तो ये जो कुछ मैंने अभी आपको बताया वो आप दिमाग में डाल दो। दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ओके। देन एंडोजिनस एंटीजेंस के बारे में हम देखेंगे अभी। एंडोजिनस एंटीजेंस आर डिराइव्ड फ्रॉम प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सेल। अब जो एंडोजिनस एंटीजेंस हैं वो प्रोटीन्स हैं जो सेल के अंदर फॉर्म होते हैं, ओके। या तो वो जो प्रोटीन्स हैं वो हमारे सेल्स के खुद के प्रोटीन्स होंगे, या नॉन सेल प्रोटीन्स, जैसे कि कोई वायरल एंटीजन होगा। अगर हमारे बॉडी में हमारे सेल्स में कोई वायरस ने इन्फेक्ट किया है, तो वो वायरस हमारा रेप्लिकेशन मशीनरी यूज़ करके हमारा रेप्लिकेशन मशीनरी यूज़ करके अपना DNA से ट्रांसक्रिप्शन करेगा, फिर ट्रांसक्रिप्शन से ट्रांसलेशन करेगा, तो वो अपने जीन्स को वहाँ पे एक्सप्रेस करेगा इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स। तो हमारा रेप्लिकेशन मशीनरी यूज़ करके वायरस अपना प्रोटीन फॉर्म करेगा, तो वो प्रोटीन हमारे सेल्स डिटेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद उन प्रोटीन्स को वो प्रोसेस करके MHC क्लास वन मॉलिक्यूल को प्रेजेंट करते हैं। फिर वो MHC वन मॉलिक्यूल उस प्रोटीन्स को ले जाके साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को वो प्रेजेंट करता है, ओके। सो वो प्रोटीन जो हमारे सेल के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, उन प्रोटीन्स को हम क्या बोलते हैं? एंडोजिनस प्रोटीन भी बोलते हैं हम। अगर हम इम्यूनोलॉजिकली हम बात करेंगे तो एंडोजिनस एंटीजेंस भी उसको कहा जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सो दीज इंक्लूड द अल्टर्ड सेल प्रोटीन एंटीजेंस, एग्जाम्पल ट्यूमर एंटीजेंस। अगर हमारे सेल्स जो डिवीजन कर रहा होगा, अनकंट्रोल डिवीजन होगा, तो वहाँ पे ट्यूमर एंटीजन फॉर्म होंगे। या नॉन सेल्फ प्रोटीन एंटीजन, जैसे कि कोई वायरस अगर हमारे बॉडी में एंटर हुआ होगा, तो वो वायरस का जो प्रोटीन है वो हमारे बॉडी में एक्सप्रेस होगा, तो वो उन प्रोटीन्स को हम क्या बोलेंगे? उन प्रोटीन्स को हम बोलेंगे एंडोजिनस एंटीजन, ओके। सो एंडोजिनस एंटीजन हमेशा याद रखना, इट इज़ एसोसिएटेड विथ क्लास वन MHC मॉलिक्यूल, ओके। तो हमेशा क्लास वन MHC मॉलिक्यूल के साथ ही एंडोजिनस एंटीजन एसोसिएट होता है, एंड ये हमेशा एक्टिवेट करते हैं किसको? साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को, विच हैज़ द CD8 रिसेप्टर, ओके। तो CD8 रिसेप्टर टी साइटोटॉक्सिक सेल्स पे प्रेजेंट होता है। तो ये जो एंडोजिनस एंटीजन है वो क्लास वन MHC मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होगा, और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को ये एंटीजन प्रेजेंट करेगा फॉर किलिंग इन्फेक्टेड सेल्स एंड ट्यूमर सेल्स, ठीक है। तो उससे क्या होगा? अगर इन्फेक्टेड वायरस ने इन्फेक्ट किया होगा, तो वो सेल टी साइटोटॉक्सिक सेल उस सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा, और साथ साथ में वायरस भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। या अगर वो ट्यूमरस सेल्स होंगे, तो वो ट्यूमरस सेल्स को भी ये टी साइटोटॉक्सिक सेल डिस्ट्रॉय कर देगा, ओके। तो इस तरीके से जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो डिटेक्ट कर लेता है कि दैट पर्टिकुलर सेल इज डिफेक्टेड, ओके। देन एंडोजिनस एंटीजेंस कैन बी प्रोसेस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय एनी न्यूक्लिएटेड सेल्स। तो कोई भी न्यूक्लिएटेड सेल्स होगा, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि वो MHC वन मॉलिक्यूल एक्सप्रेस करता है। तो कोई भी न्यूक्लिएटेड सेल होगा, तो हाँ, वो एंडोजिनस एंटीजेंस को प्रोसेस करके उसको प्रेजेंट कर सकता है, किसको? टी साइटोटॉक्सिक सेल्स को। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अगर वायरस होगा हमारे बॉडी में तभी वो सेल्स प्रोटीन्स को प्रेजेंट करेगा, या हमारा सेल्स एबनॉर्मल होगा तभी प्रोटीन्स को वो प्रेजेंट करेगा। जो MHC क्लास वन मॉलिक्यूल है वो हमारे नॉर्मल प्रोटीन्स को भी एक्सप्रेस करता है सेल सरफेस के ऊपर, ठीक है। तो जो TC सेल्स है वो टी है साइटोटॉक्सिक सेल्स है, वो डिटेक्ट कर लेता है कि जो प्रोटीन हमारे बॉडी में बन रहा होगा दैट इज़ नॉर्मल या एबनॉर्मल, या हमारा है कि या दूसरे किसी का है, ठीक है। अगर नॉर्मल प्रोटीन्स को वो प्रोसेस करके दिखा रहा है, तो टी साइटोटॉक्सिक सेल बोलता है कि हाँ, दिस इज़ अ नॉर्मल प्रोटीन एंड दिस इज़ अ नॉर्मल सेल्स, तो वो उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं करता या कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है। अगर गलती से अगर वो प्रोटीन डिफेक्टेड होगा, या प्रोटीन में कोई डिफेक्ट होगा या म्यूटेशन होगा, या वायरस ने हमारे बॉडी में एंटर किया है और वायरस ने अपना प्रोटीन एक्सप्रेस करके वो MHC वन पे बाइंड होके, अगर MHC वन ने उसको प्रेजेंट किया
टी साइटोटॉक्सिक सेल को, तो टी साइटोटॉक्सिक सेल उसको डिटेक्ट कर लेता है और उस सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है बाय रिलीजिंग एंजाइम्स। ओके, सो एंडोजिनस एंटीजेंस कैन बी प्रोसेस्ड, ये हमने ऑलरेडी कहा। सो अब देखो एक्सोजिनस एंटीजेंस क्या होते हैं। एक्सोजिनस एंटीजेंस आर डिराइव्ड फ्रॉम प्रोटीन्स प्रोड्यूस आउटसाइड द सेल। अब एक्सोजिनस एंटीजेंस या एक्सोजिनस प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स हैं जो हमारे सेल में प्रोड्यूस नहीं होते हैं, जो बाहर से हमारे सेल्स में एंटर होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस या एंडोसाइटोसिस। ओके, सो इसमें क्या रहता है उन प्रोटीन्स में, दीज इंक्लूड्स वेरियस बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोअल, फंगल एंड पैरासिटिक एंटीजेंस। ठीक है, तो इसमें वायरल प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, बैक्टीरियल प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, ठीक है, या प्रोटोजोअल या फंगल या पैरासिटिक एंटीजेंस। ठीक है, तो उनके टॉक्सिन्स भी हो सकते हैं, उनके बॉडी का पार्ट भी हो सकता है। ओके, जो हमारे सेल्स में फॉर्म नहीं होंगे बल्कि बाहर से हमारे सेल्स में मेनली जो फेगोसिटिक सेल्स है उसको इनगल्फ करता है, तो वो प्रोटीन्स को हम क्या बोलते हैं, एक्सोजिनस प्रोटीन्स या एक्सोजिनस एंटीजेंस बोलते हैं, जो हमारे बॉडी में हमारे सेल्स के अंदर फॉर्म नहीं होते हैं बल्कि बाहर से बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस उनको सेल के अंदर लिया जाता है। ओके, तो वो मैंने आप ऑलरेडी कहा कि बैक्टीरियल सेल्स भी हो सकते हैं, वायरल सेल्स भी हो सकते हैं, या वायरल टॉक्सिन्स भी हो सकते हैं, या बैक्टीरियल टॉक्सिन्स भी हो सकते हैं, या प्रोटोजोअल टॉक्सिन हो सकते हैं। ओके, एंडोटॉक्सिन, एक्सोटॉक्सिन्स, तो कोई भी टॉक्सिन्स हो सकते हैं, या कोई भी प्रोटीन जो बैक्टीरिया के साथ एसोसिएट है या वायरस के साथ एसोसिएट है वो हो सकता है। तो हमारा कोई भी फेगोसिटिक सेल्स है जैसे कि मैक्रोफेज है या डेंड्राइटिक सेल्स हैं। ओके, तो वो क्या करता है, इन वायरस या वायरस के टॉक्सिन्स को इनगल्फ करके सेल के अंदर लेके आता है। तो उसके बाद वो जब प्रोटीन सेल के अंदर आएंगे तो उनका प्रोसेसिंग होता है, पेप्टाइड का ब्रेकडाउन, प्रोटीन का ब्रेकडाउन पेप्टाइड्स में होता है। फिर वो पेप्टाइड्स क्या होते हैं, वो पेप्टाइड्स फिर प्रेजेंट होते हैं, बाइंड होंगे एमएचसी क्लास सेकंड के साथ, देन वो एक्सप्रेस होंगे सेल मेम्ब्रेन पे। और मेनली ये सेल मेम्ब्रेन पे उन प्रोटीन्स को, एक्सोजिनस प्रोटीन्स को किसको प्रेजेंट करते हैं, वो प्रेजेंट करते हैं टी हेल्पर सेल्स को। किसको, टी हेल्पर सेल्स को, जिसके ऊपर CD4 रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहता है। जो हमने ऑलरेडी कहा कि जो MHC क्लास सेकंड के स्ट्रक्चर में हमने देखा होगा, ठीक है, दैट इज जो बीटा 2 अल्फ़ा 2 है, ठीक है, अल्फ़ा 2 है विच इज़ beta 2 which binds with the CD4 receptor of T helper cells. Okay, then तो जो ये एक्सोजिनस एंटीजेंस है या जो एक्सोजिनस प्रोटीन्स है, दे आर मेनली प्रोसेस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय APCs। तो हमने ऑलरेडी कहा कि जो MHC क्लास 1 है वो एनी न्यूक्लियोटाइड सेल के ऊपर एक्सप्रेस हो सकता है या एंटीजन को प्रेजेंट कर सकता है, बट जो ये एक्सोजिनस पाथवे है या एक्सोजिनस एंटीजेंस है वो सिर्फ प्रेजेंट करते हैं, कौन उनको प्रेजेंट करता है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, जैसे कि बी सेल्स हैं। ओके, बी सेल्स हैं या मैक्रोफेजेस हैं, तो वो ही प्रेजेंट कर सकते हैं किसको, एक्सोजिनस एंटीजेंस को, और वो सिर्फ एक्सोजिनस पाथवे भी दिखा सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ओके, इंडोजिनस और एक्सोजिनस पाथवे में एक थोड़ा सा उन्होंने डिफ्रेंशिएशन दिखाया हुआ है। तो ये जो आपके यहाँ पे बी लिखा हुआ है, बी जो डायग्राम है, और जो ए डायग्राम है, ए डायग्राम इज़ द एंडोजिनस पाथवे एंड बी डायग्राम इज़ द एक्सोजिनस पाथवे। तो ए डायग्राम में आप देख सकते हैं कोई एंडोजिनस पाथवे है जो सेल के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये यूबिक्यूटिन एक प्रोटीन रहता है उसके साथ बाइंड होगा। फिर प्रोटियोजोम जो प्रोटीलिटिक क्लीवेज करता है प्रोटीन्स का, तो प्रोटीन को क्लीव करके पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर रहा है। देखो आप ऊपर से एंटर हो रहा है, नीचे से ये इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ से ऊपर से प्रोटीन्स एंटर हो रहे हैं और इस प्रोटीन्स का क्लीवेज होके यहाँ पे पेप्टाइड्स फॉर्म हो रहे हैं। देन वो पेप्टाइड्स फिर एंटर हो रहे हैं कहाँ पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इसका प्रोसेसिंग होगा एंड दे आर प्रेजेंटेड ऑन द सेल सरफेस। ओके, वैसे अगर हम एक्सोजिनस पाथवे की बात करेंगे तो सेल के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है बल्कि सेल के बाहर से प्रोटीन अंदर एंटर हो रहा है थ्रू द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस या एंडोसाइटोसिस। देन
एंडोसोम्स में या फेगोसोम्स में इन एक्सोजिनस एंटीजेंस का क्या हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रहा है, वो पेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो रहा है। पेप्टाइड्स में कन्वर्ट होने के बाद फेगोलाइसोसोम में ही ये जो MHC सेकंड मॉलिक्यूल है उस पे पेप्टाइड बाइंड हो रहा है। देन पेप्टाइड बाइंड होने के बाद ये MHC मॉलिक्यूल इन पेप्टाइड्स को प्रेजेंट कर रहा है कहाँ पे, सेल सरफेस के ऊपर। ओके, एंड नीचे आप देख सकते हैं जो MHC सेकंड जो एंटीजन को प्रेजेंट कर रहा है, किसको कर रहा है, मेनली CD4 रिसेप्टर पे, दैट विच इज प्रेजेंट ऑन द CD4 लिम्फोसाइड है, जिसको हम क्या बोलेंगे, टी हेल्पर सेल्स। और अगर हम MHC सेकंड की बात करेंगे, MHC1 की बात करेंगे, तो वो बाइंड हो रहा है किसके साथ, CD8 रिसेप्टर के साथ, एंड इट इज प्रेजेंटिंग द antigen to which cell, that is the T cytotoxic cell which has CD8 receptors। ओके, तो ये इन दोनों में डिफरेंस है, आप क्लियरली देख सकते हो इस डायग्राम से। एक से बाहर से एंटीजन आ रहा है एक्सोजिनस पाथवे में, और एंडोजिनस पाथवे में साइटोप्लाज्म में ही प्रोटीन्स फॉर्म हो रहे हैं। सो ये एक डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या है, MHC सेकंड मॉलिक्यूल टी हेल्पर सेल्स को एंटीजन प्रेजेंट कर रहा है, और इंडोजिनस पाथवे में MHC1 मॉलिक्यूल टी साइटोटॉक्सिक सेल्स को एंटीजन प्रेजेंट कर रहा है। ये दूसरा डिफरेंस है इनके बीच में। तीसरा डिफरेंस क्या है, तीसरा डिफरेंस ये है कि जो एंडोजिनस पाथवे है वो मेनली साइटोप्लाज्म में हो रहा है। ओके, और जो एंटीजन है वो सेल के अंदर फॉर्म हो रहा है। और हम एक्सोजिनस की बात करेंगे तो जो एंटीजन है वो बाहर से आ रहे हैं, और उनका जो प्रोसेसिंग है वो एंडोसोम में या फेगोसोम में हो रहा है। तो ये इनमें कुछ डिफरेंसेस हैं। सो हम आज डिस्कस करेंगे किसके बारे में, एंडोजिनस एंटीजन प्रोसेसिंग पाथवे के बारे में। ओके, तो जिसको हम साइटोसोलिक पाथवे भी बोलते हैं। तो जो एंडोजिनस MHC1 पाथवे है, ठीक है, तो इसमें 3 प्रोसेस है। एक है प्रोसेसिंग ऑफ एंटीजेंस इनटू पेप्टाइड्स, जो प्रोटीन्स है उनको उनका ब्रेकडाउन होता है किसमें, पेप्टाइड्स में। ओके, तो ये पहला प्रोसेस है। उसके बाद असेंबली ऑफ MHC एंड पेप्टाइड लोडिंग कम्प्लेक्स। देन जो MHC है और जो पेप्टाइड लोडिंग कम्प्लेक्स है उनका असेंबली किस तरीके से होता है। देन तीसरा पेप्टाइड लोडिंग एंड MHC पेप्टाइड ट्रांसपोर्ट, किस तरीके से जो MHC मॉलिक्यूल है उस पर हमारा पेप्टाइड या एंटीजन लोड होता है। लोड होने के बाद वो जो MHC मॉलिक्यूल है दैट इज ट्रांसपोर्टेड ऑन द सेल सरफेस। तो ये 3 प्रोसेस में उसको डिवाइड किया गया है। तो हम देखेंगे एक एक करके। तो जो सबसे पहला है, हमने ऑलरेडी कहा कि जो प्रोटीन्स हैं एंडोजिनस पाथवे, हम एंडोजिनस पाथवे की बात करेंगे। तो एंडोजिनस एंटीजन प्रोसेसिंग पाथवे में क्या होता है, जो प्रोटीन्स है वो हमारे सेल्स के अंदर ही फॉर्म होता है, या वायरस हमारे बॉडी में एंटर होगा तो वायरस हमारे सेल को इफेक्ट करेगा। इफेक्ट करने के बाद वायरस हमारा रेप्लिकेशनरी मशीनरी यूज़ करके अपने प्रोटीन्स कोड करेगा। वो प्रोटीन्स फिर साइटोप्लाज्म में जाएगा। साइटोप्लाज्म में जाने के बाद वो प्रोटीन्स का क्या होता है, उन प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन होता है। ओके, या हमारा कोई डिफेक्टेड प्रोटीन्स होगा या हमारा कोई नॉर्मल प्रोटीन्स होगा, वो प्रोटीन्स हमारे साइटोप्लाज्म में जाके उन प्रोटीन्स का यूबिक्यूटिनेशन होता है। ठीक है, यूबिक्यूटिनेशन इज अ प्रोटियोलिसिस या ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स बाय हेल्पिंग विद द हेल्प ऑफ सम यूबिक्यूटिन लाइगेज। कुछ एंजाइम्स रहते हैं उनका यूज़ करके जब प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूबिक्यूटिनेशन बोलते हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, आपको पता है प्रोटीन्स में प्रोटीन किससे बने होते हैं, प्रोटीन अमीनो एसिड से बने होते हैं। और अमीनो एसिड किससे बने होते हैं, अमीनो एसिड एमाइन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप से बने होते हैं। तो एक साइड पे हमारा एमाइन ग्रुप होगा दैट इज NH2, और एक साइड पे क्या होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। तो आप यहाँ पे इस डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हैं। सो दिस इज द NH2, दिस इज द एमाइन ग्रुप, एंड दिस इज द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, और यहाँ पे और एक आपको NH2 दिख रहा है दैट इज द एप्सिलॉन अमीनो ग्रुप ऑन लाइसिन साइड चेन। तो लाइसिन साइड चेन पे एक अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है। ओके, तो प्रोटीन तो हमारे सेल्स के अंदर फॉर्म हो गया। ठीक है, चाहे वो वायरस के DNA से फॉर्म हुआ या हमारे नॉर्मल DNA से फॉर्म हुआ, प्रोटीन तो फॉर्म हो गया। प्रोटीन फॉर्म होने के बाद इन प्रोटीन का डिग्रेडेशन होता है। चाहे वो नॉर्मल प्रोटीन हो, उनका भी एक टाइम के बाद उनका एक लाइफ स्पेन रहता है। उन लाइफ स्पेन के बाद उन प्रोटीन का डिग्रेडेशन होता है। जैसे कि आपको पता है सेल साइकिल में डिफरेंट काइंड्स ऑफ साइक्लिन होते हैं। तो साइक्लिन फॉर्म होते हैं, डिग्रेड होते हैं। तो डिग्रेडेशन इसी यूबिक्यूटिन लाइगेज के थ्रू होता है। तो यहाँ पे देखो,
सबसे पहले क्या होता है, जो ये अमीनो ग्रुप है लाइसिन साइड चेन पे, ओके, NH2 यहाँ पे दिखा हुआ है, इस पे एक प्रोटीन ऐड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, यूबिक्यूटिन। अब यहाँ पे देख सकते हो C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे यूबिक्यूटिन ऐड हो गया है। तो यूबिक्यूटिन क्या करता है, यूबिक्यूटिन जब भी किसी भी प्रोटीन पे ऐड होता है तो वो प्रोटीन डिग्रेडेशन के लिए चला जाता है, ओके। तो जब भी किसी प्रोटीन को डिग्रेडेशन के लिए जाना है तो यूबिक्यूटिन वहाँ पे बाइंड हो जाता है। तो यहाँ पे देखो यूबिक्यूटिन बाइंड हो गया, यूबिक्यूटिन बाइंड हो गया बाय द यूबिक्यूटिन एंजाइम, ठीक है। तो यूबिक्विनेटिंग एंजाइम कम्प्लेक्स है, वो एंजाइम कम्प्लेक्स क्या करता है, यूबिक्यूटिन को इस लाइसिन साइड चेन पे जो एप्सिलॉन अमीनो एसिड है, ठीक है, उस पे यूबिक्यूटिन को ऐड कर देता है, ठीक है। सो दिस, उसको हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट कंजुगेशन टू यूबिक्यूटिन। तो ये हो गया पहला प्रोसेस, स्टेप फर्स्ट है, ठीक है। देन उसके बाद यूबिक्यूटिन टारगेट प्रोटीन्स टू प्रोट्यूसोम। अब ये यूबिक्यूटिन जैसे ही इस अमीनो एसिड पे या इस पेप्टाइड पे बाइंड होगा तो ये यूबिक्यूटिन क्या करता है, यूबिक्यूटिन उस प्रोटीन को लेके जाता है किसके पास, उसको लेके जाता है प्रोट्यूसोम के पास, ठीक है। प्रोट्यूसोम क्या है, प्रोट्यूसोम एक एंजाइम है जो प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन करता है, ठीक है। बट उस कोई भी प्रोटीन के लिए का ब्रेकडाउन होने से पहले उस पे यूबिक्यूटिन का ऐड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ही यहाँ पे यूबिक्यूटिन ऐड होगा तो यूबिक्यूटिन उसको लेके जाता है उस प्रोटीन को किसके पास, प्रोट्यूसोम के पास। तो यहाँ पे जो पर्पल कलर का दिख रहा है आपको, दैट इज द प्रोट्यूसोम। प्रोट्यूसोम के पास यूबिक्यूटिन ने हमारे प्रोटीन को ले गया, ओके। देन उसके बाद क्या होता है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम सब यूनिट में जो प्रोटीन्स हैं उसका ब्रेकडाउन होता है किसमें, छोटे छोटे पेप्टाइड में, अराउंड 8 to 10 अमीनो एसिड लॉन्ग चेन, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोटीन हमारे यूबिक्यूटिन में चला गया एंजाइम के पास, तो एंजाइम ने क्या किया, उस प्रोटीन को छोटे छोटे पेप्टाइड्स में उसको ब्रेक डाउन कर दिया, ओके। तो ये हमारा पहला स्टेप है, स्टेप फर्स्ट है। उसके बाद स्टेप जो बी है, 1B, तो प्रोटेसोम मीडिएटेड प्रोसेसिंग। द प्रोटेसोम इज ए सिलिंड्रिकल शेप्ड कैटालिटिक प्रोटीएस कॉम्प्लेक्स ऑफ 28 सब यूनिट्स फॉर साइटोसोलिक प्रोटीन डिग्रेडेशन, ओके। तो ये जो प्रोटियोसोम है वो क्या है, वो एक एंजाइम है, सिलिंड्रिकल शेप्ड कैटालिटिक एंजाइम है, किससे बना है, 28 सब यूनिट से बना है। मेनली कहाँ प्रेजेंट है, साइटोसोल में प्रेजेंट है। और जो साइटोसोलिक प्रोटीन है इसका ये डिग्रेडेशन कराता है, कौन, ये प्रोटियोसोम, ओके। तो अगर हम प्रोटियोसोम की बात करेंगे तो जो प्रोटियोसोम है इट हैज़ 2 सब यूनिट, एक लार्ज सब यूनिट रहता है और एक स्मॉल सब यूनिट रहता है, ओके। तो एक लार्ज सब यूनिट और एक स्मॉल सब यूनिट। तो जो लार्ज सब यूनिट है जिसको हम क्या बोलते हैं, 20th प्रोटियोसोम बोलते हैं, तो वो कंपोज होता है किसके साथ, 14 सब यूनिट से, ठीक है। लाइक अ बैरल लाइक स्ट्रक्चर ऑफ सिमेट्रिकल रिंग्स, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो स्ट्रक्चर है एक बैरल टाइप है, ओके। और ये सिमेट्रिकल रिंग से ये फॉर्म हुए होते हैं। So many proteins are targeted for proteolysis when a small protein called ubiquitin is attached to them। तो बहुत सारे प्रोटीन्स जिस पे यूबिक्यूटिन अटैच होते ही क्या होता है, वो इस प्रोटियोसोम के पास आता है ताकि इनका क्लीवेज हो सके, ओके। सो दीज यूबिक्यूटिन प्रोटीन conjugates enter the proteasome complex consisting of the 20S base and an attached 19S regulatory कंपोनेंट। तो मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि जो प्रोटियोसोम है वो 2 सब यूनिट से बना होता है। एक जो लार्ज सब यूनिट है उसको हम 20S बोलते हैं, जिसको हम बेस भी बोलते हैं, और उसके साथ साथ एक दूसरा हेड भी प्रेजेंट है या जिसको हम रेगुलेटरी सब यूनिट भी बोलते हैं, विच इज़ नोन एज 19S, ओके, 19S रेगुलेटरी कंपोनेंट। तो यूबिक्यूटिन जैसे ही प्रोटीन पे बाइंड होगा तो यूबिक्यूटिन उस पर्टिकुलर प्रोटीन को इस प्रोटीजोम के पास लेके आएगा। तो प्रोटीजोम पे पहले सिर्फ क्या होता है, इस प्रोटीजोम पे मेनली जो 20S है दैट इज़ द बेस, फिर जो प्रोटीन है उस बैरल लाइक स्ट्रक्चर के अंदर चला जाएगा, फिर उसके ऊपर जो 19S रेगुलेटर है वो अटैच हो जाएगा, एंड इस बैरल लाइक स्ट्रक्चर के अंदर जो प्रोटीन है इट इज़ ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर सब यूनिट या स्मॉलर पेप्टाइड। सो द प्रोटियोसोम अनफोल्ड्स प्रोटीन, पहले प्रोटीन को अनफोल्ड करता है, क्योंकि आपको पता है प्रोटीन्स में सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, ओके, हाइड्रोजन बॉन्ड से ये बने होते हैं। तो पहले वो प्रोटीन को डीनेचर करता है, प्रोटीन में जो
आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर्स फॉर्म हुए हैं सेकेंडरी टर्शियरी, उसको वो अनवाइंड करता है, उसको एक नॉर्मल लीनियर पेप्टाइड में पहले उसको कन्वर्ट करता है एंड देन क्लीव्स प्रोटीन इनटू पेप्टाइड्स, उसके बाद उसको ब्रेक डाउन करता है। ओके किस में? छोटे छोटे पेप्टाइड्स में या अमीनो एसिड्स में बाय द प्रोटीएज जो उस प्रोटियोजोम में प्रेजेंट है। ओके तो आप ऐसा कंसिडर कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास एक बॉक्स होगा, ठीक है, एक आपके पास धागा प्रेजेंट है, तो आप क्या करोगे, पहले उस धागे को पूरा खोल दोगे, फिर उसके बाद आप उसको छोटे छोटे पीसों में काट दोगे, वैसे ही है। ओके तो ये जो प्रोसेस है तो वो साइटोप्लाज्म में होता है। जो प्रोटीन्स है पहले उस पर यूबिक्यूटिन बाइंड होगा, यूबिक्यूटिन बाइंड होने के बाद वो यूबिक्यूटिन उस पर्टिकुलर प्रोटीन को प्रोटियोजोम के पास लेके आएगा, फिर प्रोटियोजोम में जो ये प्रोटियोजोम है वो उस प्रोटीन को पहले अनबाइंड करेगा, फिर उसको ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है, स्मॉल पेप्टाइड्स जिनका साइज होगा 8 से 10 अमीनो एसिड्स, ठीक है, मीन्स छोटे छोटे पीस में कम से कम या 8 अमीनो एसिड्स होंगे या ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 11 अमीनो एसिड्स वहाँ पे प्रेजेंट होंगे, या 15, कभी कभार 15 अमीनो एसिड्स वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो जो मिनिमम साइज है दैट इज 8 to 15 अमीनो एसिड्स। ओके देन ये हो गया साइटोप्लाज्म में। फिर उसके बाद जो हमारा प्रोटीन पेप्टाइड्स है, अब उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंटर होना पड़ता है, क्योंकि जो हमारा MHC1 मॉलिक्यूल है वो कहाँ प्रेजेंट है, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट है, और जो प्रोटीन है वो पेप्टाइड है वो बाइंड होगा MHC1 मॉलिक्यूल पे, तो उसके लिए उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आना पड़ेगा। ओके सो तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आने के लिए, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, तो मेम्ब्रेन को उसको क्रॉस करना पड़ेगा, तो सिंपली तो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता है, तो वहाँ पे कुछ गेट्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, तो उन गेट्स के थ्रू वो जो पेप्टाइड है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंटर होता है। तो उन गेट्स को हम क्या बोलते हैं, उन गेट्स को हम बोलते हैं टैप प्रोटीन, TAP प्रोटीन, दैट इज ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएटेड विथ एंटीजन प्रोसेसिंग। तो वो प्रोटीन्स जो एंटीजन्स प्रोसेसिंग के साथ एसोसिएटेड है, या वो ट्रांसपोर्टर जो एंटीजन प्रेजेंटिंग के साथ एसोसिएटेड है, दे आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मेनली विच एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं, और मेनली इसी टैप प्रोटीन के थ्रू जो हमारा पेप्टाइड है, जो 8 से 15 अमीनो एसिड जिसका साइज था, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमन में एंटर होगा, कहाँ से, साइटोसोल से, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज द साइटोसोल एंड दीज आर द टैप प्रोटीन। तो मेनली दो टैप प्रोटीन रहते हैं जो हेटेरोडाइमर फॉर्म करते हैं, दैट इज द टैप 1 एंड टैप 2। तो ये दोनों जब बाइंड होंगे सो दे विल फॉर्म द हेटेरोडाइमर, क्योंकि दोनों अलग प्रोटीन है। ओके दैट्स वाई इट इज़ हेटेरोडाइमर। तो ये प्रेजेंट होता है कहाँ पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन में। तो ये सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है किसका, पेप्टाइड्स का, फ्रॉम साइटोप्लाज्म या साइटोसोल टू द ल्यूमन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमन में इसको ये ट्रांसपोर्ट करते हैं थ्रू दिस टाइप 1 ट्रांसपोर्टर। तो ये जो ट्रांसपोर्ट है वो भी क्या है, इट्स एन एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस। तो यहाँ पे ATP का कंजम्पशन होता है, ATP का ब्रेकडाउन होता है, तभी जो प्रोटीन्स हैं, जो पेप्टाइड्स हैं, वो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर एंटर हो पाते हैं। ओके सो टैप क्या करता है, टैप पंप्स प्रेफरेंशियली ट्रांसपोर्ट पेप्टाइड्स विद अ लेंथ ऑफ 8 to 15 अमीनो एसिड्स। तो वो जो हमारा पेप्टाइड्स है जो अभी प्रोटीजोम में ब्रेकडाउन हुआ था, उनको ट्रांसपोर्ट करता है, जिनका साइज कम से कम 8 से 15 अमीनो एसिड्स का रहता है, कहाँ पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमन के अंदर। ओके तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले प्रोटीन है, प्रोटीन एंटर हुआ किस में, प्रोटीजोम में। प्रोटीजोम क्या कर रहा है, प्रोटीजोम उस प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर रहा है किसमें, पेप्टाइड्स में। तो कुछ पेप्टाइड्स अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन हो जाएंगे, और कुछ पेप्टाइड्स उस टैप जो ट्रांसपोर्टर्स है उसके थ्रू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमन में एंटर हो जाएंगे। ओके एंड दिस टैप ट्रांसपोर्टर यूटिलाइज द एनर्जी ऑफ ATP। तो ATP का ब्रेकडाउन होता है, ATP की एनर्जी यूज़ होती है यहाँ पे, ताकि जो पेप्टाइड्स है उनको ल्यूमन में ट्रांसपोर्ट किया जाए। ओके तो यहाँ पे आपने देखा किस तरीके से टैप पेप्टाइड्स को अंदर ट्रांसपोर्ट कर रहा है।
अब उसके बाद जो तीसरा स्टेप है दैट इज द जनरेशन ऑफ क्लास 1 MHC पेप्टाइड्स। ओके, तो आप सबको पता है जो प्रोटीन से वो कहाँ फॉर्म होते हैं, वो फॉर्म होते हैं राइबोसोम्स पे। राइबोसोम्स पे प्रोटीन्स फॉर्म होते हैं जिसको हम प्रोटीन फैक्ट्रीज भी बोलते हैं राइबोसोम्स को। तो राइबोसोम्स मेनली कुछ राइबोसोम्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अटैच रहते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो राइबोसोम्स अटैच है वो प्रोटीन सिंथेसिस करते ही उन प्रोटीन्स को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमन में डाल देते हैं। तो MHC1 मॉलिक्यूल भी क्या है आपको पता है, इट्स एन प्रोटीन। ओके, प्रोटीन से बना है। ओके, तो जो ये प्रोटीन है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फॉर्म होगा और वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही प्रेजेंट रहता है। इसीलिए जो पेप्टाइड है उसको साइटोसोल से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंटर होना पड़ा। ओके, सो जो ये क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल है जो मेनली अल्फा चेन, जो मेनली अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 है, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होता है। बीटा 2 माइक्रोग्लोबिन भी प्रेजेंट रहता है, बट पहले जब फॉर्म होगा, जैसे ही नया प्रोटीन फॉर्म होगा, तो वो बीटा 2 माइक्रोग्लोबिन के साथ अटैच नहीं रहते हैं, वो सिंपली अकेले प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो उस क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल के साथ जो अल्फा चेन है उसके साथ और कुछ दूसरे प्रोटीन्स भी अटैच रहते हैं, ताकि वो जो क्लास 1 MHC है वो ऐसे ही किसी भी पेप्टाइड के साथ बाइंड ना हो जाए। ओके, सो वो प्रोटीन्स है जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कार्नेक्सिन। तो कार्नेक्सिन क्या है, इट्स अ चेप्रोन प्रोटीन दैट बाइंड्स टू newly synthesized alpha chain of class 1 MHC and retains the class 1 MHC from being degraded until beta 2 microglobin binds। तो जो पहला प्रोटीन बाइंड होता है क्लास 1 MHC अल्फा चेन के साथ वो है कार्नेक्सिन। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं सिंपली। तो जो पहला प्रोटीन है दैट इज अ कार्नेक्सिन। कार्नेक्सिन क्लास 1 MHC के अल्फा चेन के साथ क्या होगा, बाइंड होगा। ये बाइंड क्यों होता है, क्योंकि जो क्लास 1 MHC1 अल्फा चेन है उसका डिग्रेडेशन ना हो जाए। ठीक है, तो उसको डिग्रेडेशन से बचाने के लिए ये जो कार्नेक्सिन प्रोटीन है वो हमारे क्लास 1 MHC अल्फा चेन के साथ बाइंड हो जाता है बिफोर बाइंडिंग विद द बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन। ओके, क्योंकि हमें पता है MHC1 का स्ट्रक्चर, इट इज मेड अप ऑफ 3 अल्फा चेन्स एंड 1 बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन विच इज फॉर्म्ड ऑन अ डिफरेंट क्रोमोसोम। ओके, देन उसके बाद क्या हो रहा है देखो, टैप्सिन एंड कार्ल रेटिकुलिन, दो और प्रोटीन से टैप्सिन और कार्ल रेटिकुलिन, ये भी अब हमारे MHC1 मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होगा। ठीक है, तो सबसे पहले कार्नेक्सिन बाइंड होगा। कार्नेक्सिन बाइंड होने के बाद जब बीटा 2 माइक्रोग्लोबिन वहाँ पे फॉर्म हुआ है, तो बीटा 2 माइक्रोग्लोबिन जब बाइंड होगा क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल के साथ, तो ये जो कार्नेक्सिन है वो वहाँ से रिमूव हो जाता है। रिमूव होने के बाद दो और प्रोटीन हमारे MHC1 क्लास 1 के साथ एसोसिएट हो जाता है, दैट इज़ द कार्ल रेटिकुलिन और टाप्सिन। ठीक है, तो कार्ल रेटिकुलिन क्या करता है, कार्ल रेटिकुलिन इट प्रिवेंट्स लॉजिंग ऑफ एनी अदर पेप्टाइड इन एग्रीटोप। ठीक है, तो जो ये कार्ल रेटिकुलिन है आपको जो रेड कलर का दिख रहा है, तो वो क्या करता है, वो करता है कि कोई भी एंटीजन, ठीक है, नॉन स्पेसिफिक एंटीजन, इस एंटीजन प्रेजेंट या बाइंडिंग क्लेफ्ट है यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ऊपर, ठीक है, यहाँ पे बाइंड ना हो जाए कोई भी आलतू फालतू पेप्टाइड, तो उससे वो प्रिवेंट करता है ताकि कोई भी आलतू फालतू पेप्टाइड यहाँ पे बाइंड ना हो। दूसरा जो टाप्सिन है, टाप्सिन क्या करता है, टाप्सिन एक ब्रिज, क्रॉस ब्रिज या सिंपली हम ब्रिज फॉर्म करते हैं किसके बीच में, जो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स हैं टैप और जो हमारा MHC1 मॉलिक्यूल है उसके बीच में। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इस वाले डायग्राम में ये देखो, तो दिस इज द कार्ल रेटिकुलिन जो क्या करता है, कोई भी पेप्टाइड यहाँ पे बाइंड ना हो इससे उसको बचाता है। और जो हमारा टैप्सिन है वो मेनली हमारे टैप के साथ एसोसिएटेड है, किसके साथ, दैट इज द ट्रांसपोर्टर ऑफ एंटीजन प्रोसेसिंग, उसके साथ वो एसोसिएट रहता है और इन दोनों के बीच में एक ब्रिज का वो काम करता है। ओके, तो इतना आपको होप समझ में आया होगा। तो अभी तक हमने देखा कि किस तरीके से जो प्रोटीन है वो यूबिक्यूटिन के साथ बाइंड हो रहा है, देन यूबिक्यूटिन उस प्रोटीन को प्रोटियोजोम के पास लेके आ रहा है, देन प्रोटियोजोम उस प्रोटीन को पेप्टाइड्स में ब्रेक डाउन कर रहा है, देन वो पेप्टाइड्स फिर
टैब जो ट्रांसपोर्टर्स है उसके थ्रू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंटर हो रहा है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंटर होने के बाद जो एमएचसी मॉलिक्यूल है किस तरीके से दूसरे प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड होते हैं। ओके, देन एमएचसी वन मॉलिक्यूल कालनेक्सिन के साथ बाइंड था, फिर उसके बाद कालनेक्सिन वहाँ से रिमूव हो गया, बीटा टू माइक्रोग्लोबिन वहाँ पे बाइंड हो गया। देन बीटा टू माइक्रोग्लोबिन बाइंड होने के बाद दो और प्रोटीन्स वहाँ पे बाइंड हो गए, दैट इज़ द काल रेटिक्यूलिन और टैप्सिन। ठीक है, तो वो किस तरीके से एसोसिएट होते हैं। अब जो थर्ड प्रोसेस है उसमें क्या होता है, दैट इज़ द एसोसिएशन ऑफ पेप्टाइड विद एमएचसी। तो जो पेप्टाइड्स अब एंटर हुए थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, अब वो किस तरीके से एमएचसी मॉलिक्यूल पे बाइंड होते हैं। तो पेप्टाइड रिप्लेस टैप्सिन एंड काल रेटिकुलिन एंड बाइंड टू द एग्रूटोप ऑफ क्लास 1 एमएचसी मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म पीएमएचसी। ठीक है, तो अब क्या होता है, जो पेप्टाइड्स हैं जो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंटर हो गए हैं वो एमएचसी मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होंगे। जैसे ही वो एमएचसी मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होंगे तो जो काल रेटिकुलिन है और जो टैप्सिन है वो वहाँ से रिमूव हो जाएंगे एंड उस एमएचसी मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे, पीएमएचसी। ओके, दैट इज द पेप्टाइड एमएचसी हम उसको बोलेंगे। देन पेप्टाइड बाइंडिंग प्रोवाइड स्टेबिलिटी फॉर क्लास 1 एमएचसी टू अलाउ ट्रांसफर टू सरफेस। जैसे ही पेप्टाइड हमारे बाइंडिंग क्लेफ्ट पे बाइंड होगा तो वो क्या करता है, वो हमारे क्लास 1 एमएचसी को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है ताकि जो एमएचसी 1 मॉलिक्यूल है इज नाउ ट्रांसपोर्टेड टू द सेल सरफेस। ओके, अब जैसे ही जो पेप्टाइड है वो बाइंड होता है किसके साथ, उसके ऊपर पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट पे एमएचसी क्लास फर्स्ट के साथ, तो अब पेप्टाइड स्टेबल हो जाएगा, जो एमएचसी वन है क्लास 1 है वो स्टेबल हो जाएगा, अब वो सरफेस पे ट्रांसपोर्ट होने के लिए तैयार हो जाएगा। ओके, सो द PMHC1 complex is transported from ER via Golgi bodies in a membrane bound vesicle to the cell surface। अब जो हमारा MHC1 मॉलिक्यूल है जिस पे पेप्टाइड बाइंड है, अब उसका ट्रांसफ़र होगा कहाँ पे, सेल सरफेस पे थ्रू गोल्जी बॉडीज, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास वो गोल्जी बॉडीज़ के पास जाता है थ्रू वेजिकल्स। ठीक है, कोटेड वेजिकल्स रहते हैं वहाँ पे, कोप 1 कोटेड, कोप सेकेंड कोटेड, ठीक है, क्लेथरिन कोटेड। तो इन वेजिकल्स में वो बैठ के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वो गोल्जी बॉडीज़ के पास जाएंगे, देन गोल्जी बॉडीज़ से वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे क्या होंगे, एक्सप्रेस होंगे या वहाँ पे ट्रांसपोर्ट होंगे। ओके, सो द मेम्ब्रेन ऑफ ट्रांसपोर्ट वेजिकल फ्यूज विद द सेल मेम्ब्रेन एंड PMHC complex bind to membrane peptide membrane presenting peptide lodged in agglutinoid towards exterior to be recognized by the T cytotoxic cell। तो जो ये ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स है जो गोल्जी बॉडीज से निकलेंगे, ठीक है, उस ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स में हमारा MHC1 मॉलिक्यूल भी होगा। फिर वो MHC मॉलिक्यूल बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस या सिंपली मेम्ब्रेन पे वो क्या होंगे, एक्सप्रेस होंगे। जैसे मेम्ब्रेन पे एक्सप्रेस होंगे तो वो जो बाइंडिंग क्लेफ्ट है वहाँ पे हमारा पेप्टाइड भी प्रेजेंट होगा, देन दोज पेप्टाइड इज प्रेजेंटेड टू द टी साइटोटॉक्सिक सेल। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से ये प्रोसेस हो रहा है। प्रोटीन एंडोजिनस एंटीजन है, उसका ब्रेकडाउन हुआ, उस पर यूबिक्विटिन बाइंड हुआ, यूबिक्विटिन बाइंड होने के बाद प्रोटेसोम के पास आया, प्रोटेसोम के बाद वो प्रोटेसोम उस प्रोटीन्स को छोटे छोटे पेप्टाइड्स में क्लीव कर रहा है, देन वो पेप्टाइड स्टेप के थ्रू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आ रहा है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो MHC1 मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो रहा है। MHC1 मॉलिक्यूल के साथ अटैच होने के बाद फिर वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कहाँ पे जा रहा है, गोल्जी कम्प्लेक्स के पास जा रहा है। गोल्जी कम्प्लेक्स के बाद वो वेजिकल में बैठ के फिर हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे या सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे वो एक्सप्रेस हो रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे भी आप सिंपली देख सकते हैं। तो वायरस हमारे बॉडी में एंटर हुआ, एंटर होने के बाद न्यूक्लियस में उस वायरस के प्रोटीन फॉर्म हुए, तो वो प्रोटीन्स फिर प्रोटीजोम पे ब्रेकडाउन होंगे। प्रोटीजोम में ब्रेकडाउन होने के बाद 8 से 15 अमीनो एसिड्स फिर वो टैप 1 टैप थ्रू हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंटर होंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फिर ये जो पेप्टाइड्स है उनका प्रोसेसिंग होगा कहाँ पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये जो पेप्टाइड है वो बाइंड होंगे। देखो पहले सिंथेसिस MHC क्लास 1 का सिंथेसिस होगा, देन बीटा 2 माइक्रोग्लोबिन सिंथेसिस होंगे, फिर वो असेंबल होंगे। असेंबल होने के बाद वहाँ पे हमारा पेप्टाइड एसोसिएट होगा MHC क्लास 1 के साथ, देन वेजिकल्स में वो बैठ के गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास जाएगा, देन गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बाद वो वेजिकल्स में बैठ के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे एक्सप्रेस होंगे। एक्सप्रेस होने के बाद उस MHC क्लास 1 मॉलिक्यूल को
रिकॉग्नाइज कौन करता है? वो रिकॉग्नाइज करता है टी साइटोटॉक्सिक सेल विच हैज़ द CD8 रिसेप्टर्स। Okay, so though a majority of peptides are ready after leaving proteasome to be transported to endoplasmic reticulum, up to 50% still need trimming. तो peptides mainly ब्रेकडाउन होने के बाद, प्रोटीन्स ब्रेकडाउन होने के बाद पेप्टाइड्स में रहते हैं, तो पेप्टाइड्स वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंटर हो जाते हैं, बट स्टिल 15% जो पेप्टाइड्स है उनकी और ट्रिमिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो वो साइटोप्लाज्म में ही रहते हैं। ओके, सो साइटोसोलिक प्रोटीएज हैव बीन आइडेंटिफाइड दैट कैन ट्रिम NH2 टर्मिनल आफ्टर प्रोटेसोम क्लीवेज। तो कुछ ऐसे साइटोसोलिक प्रोटीएज भी प्रेजेंट है या उनको आइडेंटिफाई किया गया है जो प्रोटेसोम के बाद भी उन पेप्टाइड्स को क्लीव करता है, मेनली जो NH2 या अमाइनो टर्मिनल है वहाँ से। ओके, तो रेसेंट जो डाटा है इट इंडिकेट्स दैट पेप्टाइड्स कैन बी ऑल्सो बी ट्रिमिड इनटू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू फिट इन क्लास 1 MHC पॉकेट। तो ऐसा भी आइडेंटिफाई किया गया है या डाटा कलेक्ट किया गया है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो हमारा पेप्टाइड एंटर हुआ है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाके भी उनका क्लीवेज हो सकता है या उनका ट्रिम हो सकता है, ताकि वो प्रॉपरली MHC क्लास 1 के बाइंडिंग क्लेफ्ट में वो आ सके या उस पॉकेट में वो बैठ सके, ओके, या एसोसिएट हो सके। सो दिस इज ऑल अबाउट द एंडोजीनस पाथवे या एंडोजीनस पाथवे ऑफ एंटीजन presentation. Okay, thank you.